अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके। आज हम आपके लिए जो कहानी लेके आए हैं उसका नाम है ज़िया और मेहताब। ये दो सौतेले भाइयों की कहानी है। तो आइए अपनी कहानी शुरू करते हैं। ज़िया के वालिद मुल्क के एक बड़े इलाके के हाकिम थे। बादशाह इन पर खास मेहरबान था। वो छोटे खान कहलाते और वो भी एक शानदार महल में रहते थे। ज़िया की वालदा का इंतकाल इसके बचपन में ही हो चुका था। वो छोटा था जब इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। ज़िया सौतेला और मेहताब इसका सगा बेटा था। ज़िया के वालिद और सौतेला भाई मेहताब इससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सौतेली माँ ज़िया को बहुत नापसंद करती थी। वो चाहती थी कि इसका सगा बेटा मेहताब ही यहाँ का हाकिम बने। दोनों लड़कों का हंसी खुशी इकट्ठे रहना और एक दूसरे से मोहब्बत करना बेगम खान से बर्दाश्त नहीं होता था। लिहाजा वो किसी तरह ज़िया से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करना चाहती थी। एक दिन वो अपनी ख्वाबगाह में लेटी यूं कराहने लगी जैसे बहुत अजियत में मुब्तला हो। छोटे खान को पता चला तो इसने बेगम से कहा, फिक्र ना करो, मैं मौलिज को फौरन तलब करता हूँ। नहीं, बेगम ने कमज़ोर लहजे में कहा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं मौत के करीब हूँ और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ कि इसका वाहिद इलाज। और थोड़ी देर रुक के कहती है, आह मेरी बीमारी, अफसोस इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। वाहिद इलाज? खान ने पूछा। बेगम फिर से कराहने लगी जैसे उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही हो। मेरा इलाज आपकी हुक्मरानी से कहीं ऊपर है। इस बारे में बात करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। वो रोने और तड़पने लगी जैसे पहले से भी ज़्यादा तकलीफ़ में हो। फिर वो रुक रुक कर कहने लगी, मुझे यकीन है कि शहज़ादे ज़िया ने मुझ पर काले जादू का एक वार किया है। मैं इसी रात मर जाऊंगी अगर मुझे इसका दिल और खून पीने को ना मिला। ये सुनकर खान खौफ से अपनी जगह जम गया। वो अपने बड़े शहजादे ज़िया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए बेटे की जान लेना नामुमकिन था। लेकिन खान सब कुछ समझ गया, फिर भी जल्दी कुछ करना ज़रूरी था। इसने दिल ही दिल में सोचा कि शायद बीवी पागल हो गई है, मगर मैं अहद कर चुका हूँ जिसे तोड़ना मेरी शान के खिलाफ है। मैं एक बकरी को कुर्बान करूँगा और इसका दिल बेगम को दूँगा। वो तंदुरुस्त हो जाएगी और खुश भी। मैं उसे इस तरह धोखा दूँगा जैसे ये मुझे धोखा दे रही है। चनाचा वो बेगम के करीब आया और उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम्हारी जान मेरे लिए बेटों की जान से ज़्यादा कीमती है। तुम्हें इसी रात ज़िया का दिल और खून मिलेगा। इस दौरान सोने की कोशिश करो। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ मुड़ा, इसकी नज़र मलका के सगे बेटे मेहताब पर पड़ी। इसने खान की बात सुन ली थी। मेहताब हैरत और खौफ की हालत में था। इसने सोचा कि यकीनन इसके भाई की जान खतरे में है। वो ज़िया को ढूंढने के लिए भागा और सारी बात उसे बता दी। ज़िया ये सुनकर बहुत गमगीन हुआ कि इसका सगा बाप उसे यूं मारने पर आमादा हो चुका है, लेकिन इसके पास रोने का वक्त नहीं था, क्योंकि रात के इस पहर उसे फौरन महल छोड़कर दूर किसी महफूज मकाम पर छुपने के लिए जाना था। मैं आपके साथ चलूँगा, मेहताब ने ऐलान किया। नहीं, ज़िया ने शुक्रगुजार मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं नहीं जानता कि मुझे किन किन खतरात का सामना करना पड़ सकता है। तुम इसके बारे में सोचकर खुद को परेशान मत करो। मेरे प्यारे भाई, आपकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी है, चाहे हम कहीं भी चले जाएं। बहुत ही कम वक्त में दोनों शहजादे चुपके से महल से निकल पड़े। वो मुसलसल चलते रहे। रात को इन्हें जहाँ कहीं पनाह मिलती वो सो जाते। छोटे खान ने बेगम के कहने पर ये बात पोशीदा रखी। तीसरे दिन वो एक खुश्क और बड़े सहरा में आ गए जहाँ इंसानी ज़िंदगी का नामो निशान तक न था। ना कोई ऐसी चीज़ जो पानी या खुराक मुहैया कर सकती थी।
تھک ہار کر مہتاب ٹھوکر کھا کر ریت پر گر گیا۔ ضیا نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ صحرا میں چشمے یا پانی کا کوئی نشان مل سکے۔ اس کی نظر کچھ دور چٹان کے کنارے پر ایک سرخ رنگ کی شے سے جا ٹکرائی۔ اس نے اسی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ یہ ایک بہت بڑا سرخ کپڑا ہے جو غار کے دہانے پر لٹکا ہوا ہے۔ اس نے آواز دی تو ایک مہربان صورت بوڑھے شخص نے کپڑا ہٹا کر دیکھا۔ ضیا نے صحرا میں کسی دوسرے انسان کو دیکھ کر انتہائی راحت محسوس کی۔ اس نے جلدی سے اپنی داستان سنائی اور بوڑھے سے مہتاب کی مدد کرنے کی التجا کی۔ بوڑھا ضیا کے ساتھ چل کر وہاں پہنچا۔ وہ دونوں مل کر مہتاب کو غار میں لے آئے، جہاں بوڑھے آدمی نے لڑکے کی دیکھ بھال کی یہاں تک کہ وہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ چنانچہ دونوں لڑکوں نے بوڑھے کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر دی۔ بوڑھے کو اپنے سگے بیٹوں کی طرح دونوں بچوں سے محبت ہو گئی۔ کئی مہینے گزر گئے، وہ تینوں غار میں زندگی گزارتے رہے۔ بادشاہ ایک بد مزاج اور شکی آدمی تھا۔ وہ اجنبیوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ ایک نجومی نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک دن وہ اپنا تخت و تاج کسی اجنبی لڑکے کے ہاتھوں کھو دے گا۔ اس لیے اس کی ہدایت تھی کہ جو بھی نوجوان اس کی سلطنت میں داخل ہو، سپاہی اسے پکڑ کر اس غار میں پھینک دیں، جہاں موجود خوفناک ریچھ اسے کھا جائیں۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ دو لڑکے صحرا کے غار میں کسی بوڑھے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ سپاہیوں کا ایک دستہ غار کی طرف روانہ ہو گیا۔ بوڑھے نے جب سپاہیوں کو صحرا میں آتے دیکھا تو فوراً سمجھ گیا۔ سپاہی ابھی دور ہی تھے کہ وہ تیزی سے لڑکوں کے پاس آیا اور انہیں خبردار کرتے ہوئے چھپنے کی تاکید کی۔ ضیا خشک لکڑیوں کے ایک ڈھیر کے پیچھے یوں لیٹ گیا کہ لکڑیوں نے اسے مکمل طور پر ڈھانپ لیا، اور مہتاب اناج کی بوری میں چھپ گیا۔ سپاہیوں نے آ کر بوڑھے سے پوچھا، لڑکے کہاں ہیں؟ بوڑھے نے جواب میں کہا، میرا کوئی بیٹا نہیں، میں ایک بوڑھا آدمی ہوں اور برسوں سے اس صحرا میں زندگی گزار رہا ہوں۔ بہتر تھا کہ تم بادشاہ کے سپاہیوں سے جھوٹ نہ بولتے۔ سپاہیوں کے سربراہ نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں کہا۔ بوڑھے نے جواب دیا، اگر تمہیں میری بات پر شک ہے تو اندر آ کر خود دیکھ لو۔ سربراہ نے بوڑھے کو اس کی لمبی سفید داڑھی سے پکڑا اور گرجتے ہوئے بولا۔ سربراہ بوڑھے سے کیا بولا، یہ سننے کے لیے آپ کو اس کا پارٹ 2 ضرور سننا پڑے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔